नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर सेकंड ड्राइंग एंड पेंटिंग यानी कि चित्रकला का पेपर जो है सॉल्व करेंगे। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150। तो इसको हम पूरे डिटेल के साथ में अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए। और इसके बाद में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से और वीडियो चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? जो कला शब्द है, ये कला शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो संस्कृत भाषा के कल धातु से। किससे हुई है दोस्तों? संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से। कल धातु से कला बनी है। कल धातु से क्या बनी है? कला शब्द बना है। इसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेटो ने कला को बताया है। प्लेटो ये दार्शनिक हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हैं। इन्होंने क्या बोला है? कला जो है वो सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। फ्रेंड्स, अनुकृति के लिए इन्होंने इमिटेशन शब्द का प्रयोग किया है। इमिटेशन ऑफ द ट्रुथ। ये जो क्वेश्चन है इमिटेशन के बारे में किसने बात की है? इस तरीके से नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो आपके लिए ये क्वेश्चन नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आर्ट एंड ड्राइंग से आप चाहे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या केवीएस एनवीएस जो भी तैयारी कर रहे हो, आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट से तैयारी कर रहे हो, तो ये जो पेपर है वो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो इमिटेशन ऑफ द ट्रुथ किसकी होगी? ये किसने बोला है? ये बोला है प्लेटो ने, सत्य की अनुकृति। इसके बाद में देखिए, कला को वैदिक काल में ज्ञान की खालिस्तान के रूप में स्वीकार किया गया है। वैदिक काल के अंतर्गत कला को ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकार किया गया है। किस रूप में स्वीकार किया गया है? ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकार किया गया है। फ्रेंड्स याद रखना। तो ये जो क्वेश्चन है ये इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कॉमन क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट भी हुए हैं। ये 2013 का पेपर है। इसके बाद में हम 2016 वाला पेपर सोल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। अब ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, चारों वेदों में ज्ञात्मक वेद कौन सा है? तो 4 वेद कितने होते हैं? 4। तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद जो है, इसमें एक बात और बताता हूँ कि कला शब्द जो है इसकी चर्चा हुई है ऋग्वेद के अंदर। किस शब्द की चर्चा हुई है? कला शब्द की। ऋग्वेद, ये जो 4 वेद होते हैं, इन वेदों में ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें कला शब्द आया है। कला शब्द आया है, जिसमें कि मंत्र है यथा कला यथा सप। क्या है? यथा कला यथा सप, ऐसे करके एक मंत्र है। यथा कला यथा सप, यथा कला यथा सफ, ऐसे करके एक मंत्र आया है। तो ये किसके अंतर्गत आया है? ऋग्वेद में आया है दोस्तों, याद रखना। यथा कला यथा सफ मग श्रीण सैनयामति, आगे है ऐसे मग श्रीण सैनयामति। थोड़ा पूरा भी बता देता हूँ। मग श्रीण शैनयामति, मग श्रीण सैनयामति, ऐसे करके ये एक श्लोक है जिसके अंतर्गत ये कला शब्द हमें देखने को मिलता है। और किसके अंतर्गत मिलता है? सबसे पहले कला शब्द किस में आया था? ऋग्वेद के अंदर। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कला शब्द का वैज्ञानिक अर्थ में प्रयोग कहाँ पे हुआ है सबसे पहले? तो जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, क्या लिखा था? नाट्य शास्त्र। किसने लिखा? भरत मुनि ने। जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था उसके अंतर्गत कला शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग हुआ है। तो कला शब्द सबसे पहले किस में आया होगा? अगर ऋग्वेद, अर्थवेद ये नहीं दिया हुआ हो, नाट्य शास्त्र दिया हुआ हो,
तो कला शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग इसमें हुआ है वो नाट्य शास्त्र में हुआ है प्रथम बार वैज्ञानिक उपयोग, वैज्ञानिक प्रयोग कला शब्द का नाट्य शास्त्र में। और कला शब्द कहाँ पे आया है, वो ऋग्वेद के अंदर आया है। यथा कला यथा सफ मग श्रीण सैनयामति, तो वो ऋग्वेद में एक श्लोक है जिसमें कला शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि ज्ञात्मक वेद कौन सा है। तो इसमें से फ्रेंड्स ज्ञात्मक वेद है वो सामवेद है, ज्ञात्मक वेद है सामवेद। इसका ज्ञात्मक होने का रीज़न ये है कि सामवेद के अंतर्गत संगीत के बारे में चर्चा है। किसके बारे में है, सामवेद संगीत के ऊपर चर्चा है, इसलिए इसको ज्ञात्मक यानी कि गायन से संबंधित हो गया ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ज्ञात्मक वेद बोलते हैं। किसको, सामवेद को, क्योंकि इसके अंतर्गत संगीत के बारे में उसमें पूरी जानकारी दी गई है, संगीत। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए सामवेद को क्या बोलते हैं, ज्ञात्मक वेद। याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑथर ऑफ द कामसूत्र वाज, कामसूत्र के रचयिता कौन थे, कामसूत्र के रचयिता कौन थे। फ्रेंड्स कामसूत्र के रचयिता थे वात्स्यायन। कौन थे, वात्स्यायन। ये जो कामसूत्र है ये 200 ईस्वी पूर्व, 200 से 400 ईस्वी के समथिंग, 200 से 400 ईस्वी के समथिंग इसको लिखा गया है फ्रेंड्स, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र को। ठीक है फ्रेंड्स, अब यही कामसूत्र है जिसका यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से 11वीं 12वीं सदी के अंदर टीकाकरण किया था। किस नाम से किया था, जयमंगला नाम से, जयमंगला नाम से टीकाकरण किया था। और किसने किया था, यशोधर पंडित थे, ये जयपुर के विद्वान थे। जयपुर में जो स्वाई राजा जयसिंह जो थे उसके दरबार में यशोधर पंडित नाम के विद्वान थे, इसने इसका टीकाकरण किया था। किसका, कामसूत्र का, जो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। और टीकाकरण करके, यानी कि टीकाकरण का मतलब होता है कि कामसूत्र के प्रथम, मतलब उसमें से एक टॉपिक निकाल लेना, कोई भी एक अध्याय निकाल लेना, उस अध्याय की व्याख्या करके अच्छे से डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करके बताना, उसका टीकाकरण करना होता है। तो वो किसने किया था, यशोधर पंडित ने। तो प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय का टीकाकरण किया था। प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय का टीकाकरण करके इन्होंने जयमंगला नाम की बुक लिख दी। और इस जयमंगला के अंतर्गत इन्होंने, किसने, यशोधर पंडित ने षडंग के बारे में चर्चा की, यानी कि इसने षडंग बताए, भारतीय चित्रकला के 6 अंग बताए। इन्होंने क्या बताए, भारतीय चित्रकला के 6 अंग, जिसमें क्या बोला, षडांग दिए हैं। षडांग में एक मंत्र लिखा इन्होंने, रूप भेदा परमाणानी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। ये मंत्र आगे इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में क्रम से, तो इसके बारे में हम वहाँ पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कामसूत्र के रचयिता कौन हो जाएंगे, वात्स्यायन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है। तो फ्रेंड्स विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है संपूर्ण 9 अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय में विभक्त है, 9 अध्याय में विभक्त है। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानें, तो इसके बारे में डिटेल से ये जानेंगे कि देखो, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो 6ठी शताब्दी में लिखा गया। कब लिखा गया, 6वीं शताब्दी के अंतर्गत लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, मार्कंडेय मुनि के द्वारा। मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया। तो फ्रेंड्स मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया है, 6ठी शताब्दी में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं बताऊं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो विष्णु पुराण का ही भाग है। किसका भाग है, विष्णु पुराण का। ठीक है, इसके अंतर्गत इसके 3 खंड है। कितने खंड है, 3 खंड है। कितने खंड है, 3 खंड। यानी कि ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है ये 3 खंडों में विभाजित है, 3 खंडों में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड में अध्याय 35 से लेकर, कितने से लेकर, 35 से लेकर के अध्याय 43वें तक चित्रसूत्र नाम का एक प्रकरण है। कि चित्रसूत्र नाम का एक प्रकरण है, चित्रसूत्र जो ये लिखा हुआ है। अध्याय 35 से लेकर तीसरे खंड की बात चल रही है। तीसरे खंड में विष्णु धर्मोत्तर पुराण 3 खंडों में है, और तीसरे खंड में अध्याय 35 से लेकर के अध्याय 43 तक चित्रसूत्र नाम का एक प्रकरण है। यानी कि चित्रसूत्र एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये चित्रसूत्र जो प्रकरण है, टॉपिक है,
ये संपूर्ण 35 से लेकर अगर 43 तक काउंट करेंगे तो 9 अध्याय हो जाते हैं। कितने अध्याय हो जाते हैं? 9 अध्याय। तो 35वें अध्याय से लेकर के 43वें अध्याय तक ये विभाजित है संपूर्ण चित्रसूत्र। तो कितने भागों में हो गया? 9 भागों में। कितने भागों में हो गया? 9 भागों में, यानी कि 9 अध्यायों में विभक्त है फ्रेंड्स। ये देखो कितने अध्याय में विभक्त है, ऐसा पूछा गया, तो 9 अध्याय में। याद रखना कुछ इस तरीके से है। अब देखिए इस चित्रसूत्र जो है इसके अंतर्गत इसमें क्या है, चित्रकला का महत्व बताया गया है, जिसके लिए एक मंत्र टाइप से कुछ लिखा है। मंत्र टाइप से कुछ लिखा है, वो इस प्रकार से है, कलानाम परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगलम प्रथम हेतदे यत्र गृहे प्रतिष्ठितम। कुछ इस तरीके से थे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये रट लेना आप, ये रट लेना, याद कर लेना। मैंने तो अच्छे तरीके से याद कर रखा है और इसका अर्थ भी मैं बता देता हूँ, कलानाम परवरम। तो ये याद करने वाली बात है। रीज़न इसका ये है कि एग्ज़ाम में ऐसे देखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि कलानाम परवरम चित्रम, ये जो है, ये श्लोक जो है, ये किस में देखने को मिलता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी और एग्जाम में बन भी सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कलानाम परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, धर्म कामार्थ मोक्षदम, धर्म कामार्थ मोक्षदम, एक सेकंड, मोक्षदम, धर्म कामार्थ मोक्षदम, ये हो गई एक लाइन कंप्लीट। उसके बाद में दूसरी लाइन है मांगल्यम प्रथम हेतदे, मांगल्यम प्रथम हेतद यत्र गृहे प्रतिष्ठितम, या फिर गृहे यत्र प्रतिष्ठितम, ऐसे भी लिख सकते हो, गृहे यत्र, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। गृहे यत्र प्रतिष्ठितम, यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्रतिष्ठितम, 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 ये देखो कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे 2 लाइन, यानी कि इसको 2 बार बोलना है। तो कलानाम परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथम हेतदे गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। देखिए फ्रेंड्स, कला में चित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा इसका पहले वाली लाइन का अर्थ निकलता है। कला में चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे धर्म काम अर्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म काम अर्थ, ये 3 चीज़ है, धर्म काम अर्थ, इनसे क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। किससे? चित्रों में। तो कला में परवरम यानी कि प्रमुख है चित्र, कला में चित्र प्रमुख है, जिससे धर्म काम अर्थ मोक्ष इनकी प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा गया है। मांगल्यम प्रथम हेतदे गृहे यत्र प्रतिष्ठितम, इसका मतलब ये है कि जिस घर में, गृहे, जिस घर में, हेतद यानी कि जिस घर में होते हैं क्या, जिस घर में चित्र पेंटिंग लगे हुए होते हैं, वहाँ पे मंगल कामना होती है। मांगल्य प्रथम यानी कि वहाँ पे मंगल कामना होती है। जिस घर में चित्र लगे होते हैं वहाँ पे मंगल कामना होती है, ऐसा इस मंत्र का उद्देश्य निकलता है, अर्थ निकलता है। तो कलानाम परवरम चित्रम, ये जो श्लोक है ये किस में लिखा गया है? चित्रसूत्र में। और चित्रसूत्र कहाँ पे है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। अध्याय 35 से लेकर के कितने तक है? 43 तक है। तीसरे खंड में ये संपूर्ण 9 अध्याय में विभक्त है। क्या? चित्रसूत्र, याद रखना। अब देखिए चित्रसूत्र के बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं कि चित्रसूत्र का पहले लिखा गया, देखो चित्रसूत्र लिख दिया, अब लिखने के बाद में इसमें सबसे पहले अनुवाद किया था, किसने किया था? स्टेला क्रेमरिस ने। डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस ने इसका पहला अनुवाद किया। किसने किया? स्टेला क्रेमरिस ने। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में दूसरा अनुवाद किया एक के यानी कि आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? दूसरा अनुवाद आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ये पहला अनुवाद करता, फिर दूसरा, सॉरी फ्रेंड्स, ये पहला अनुवाद करता और ये दूसरा अनुवाद करता और तीसरा अनुवाद करता भी था। 3 बार इसको अनुवाद किया गया है। तीसरा अनुवाद करता था प्रियबाल शाह। कौन था? प्रियबाल शाह।
ये तीसरा अनुवाद करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टेला क्रेमरिस ने पहला अनुवाद किया था इसका चित्रसूत्र का, फिर दूसरा अनुवाद किया था प्रियाबाल एक्के स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने, और तीसरा चित्रसूत्र का अनुवाद किसने किया था? प्रियाबाल शाह ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और इसमें चित्रसूत्र हमने बता दिया। तो चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त होगा? 9 में, क्योंकि 35 से लेकर 43 तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? फ्रेंड्स, नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? चित्रलक्षण है। कौन सा है? चित्रलक्षण। फ्रेंड्स, ये जो नग्नजीत है इसका नाम था राजा भयजीत, क्योंकि इसने भूत प्रेतों के जो देवता है उनके मन को जीता था, उनके मन को जीत लिया था, भूत प्रेतों के देवता को। लेकिन नग्नजीत का जो ओरिजिनल नेम था वो था भयजीत। क्या था? भयजीत। याद रखना, नग्नजीत का मूल नाम क्या है? भयजीत है, राजा भयजीत। क्या नाम है? राजा भयजीत था। और चित्रलक्षण किसने लिखा है? इसी राजा भयजीत ने, यानी कि भयजीत। और अभी इसका नाम क्या है? नग्नजीत, क्योंकि इसने नग्न प्रेतों के मन को, नग्न प्रेतों के देवता के मन को जीता था, इसलिए नाम पड़ा नग्नजीत। और ये 6ठी-7वीं शताब्दी में लिखा गया, समथिंग पूर्व मध्यकाल में लिखा गया, 6ठी-7वीं शताब्दी के समथिंग। तो नग्नजीत का नाम क्या था? भयजीत, और इसने ही लिखा है चित्रलक्षण को, याद रखना। और चित्रसूत्र हमने अभी देखा किस में था? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ। ठीक है फ्रेंड, अभी याद रखना आप, जो पाल वंश था, कौन सा वंश था? पाल वंश, वो पाली भाषा बोलते थे। और पाल वंश जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। याद रखना, पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखा जाएगा वो बौद्ध ग्रंथ होगा। और बौद्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा है? वो है विनय पिटक। कौन सा है? विनय पिटक। याद रखना, कौन सा है? विनय पिटक है। तो ये पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कला शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक अर्थ में जो किया गया था वो किस में किया गया था? नाट्यशास्त्र में। तो नाट्यशास्त्र ही क्या है? भरत मुनि की रचना है। नाट्यशास्त्र ही क्या है? भरत मुनि की रचना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले ये जो नाट्यशास्त्र है, इससे पहले क्या है? कामसूत्र की बात आती है। कामसूत्र इससे पहले का है, उपनिषद इससे पहले का, वेद इससे पहले के हैं। तो ये पहले के हैं। कामसूत्र 400 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य का है। अगर उससे पहले मैंने कोई गलत बता दिया है तो क्षमा चाहूँगा। 400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व तक का इसका टाइम है। ठीक है, और उपनिषद भी इससे पुराने हैं। नाट्यशास्त्र का जो टाइम है वो 200 ईस्वी पूर्व से, यानी कि ये टाइम यहाँ से होता है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक है। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक इसका टाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए, भरत मुनि के द्वारा ये नाट्यशास्त्र लिखा गया और सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है। लेकिन इससे पहले कला शब्द किस में आया था? वो ऋग्वेद में आया था। किस में आया था? ऋग्वेद में। अब देखिए, नाट्यशास्त्र में जो भारतीय सौंदर्य तत्व है, रस सिद्धांत है। क्या है? रस, रसानुभूति, रस सिद्धांत का वर्णन किस में मिलता है? नाट्यशास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है? नाट्यशास्त्र में मिलता है। भरत ने इस नाट्यशास्त्र का जो 6वां-7वां अध्याय है उसके अंतर्गत रस का अधिकांशतः वर्णन वहाँ पे किया है उन अध्यायों में। तो इन्होंने क्या है, इस रस का जो संपूर्ण विवेचन है उसका एक सूत्र के द्वारा उसने बोला है, जिसके अंतर्गत एक सूत्र लिखा है, वो है तत्तर विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगार्द्र सह निष्पत्ति। तत्तर विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगार्द्र सह निष्पत्ति। तो इसमें देखो, ये मंत्र आप रट लेना, नाट्यशास्त्र में लिखा गया है, ये पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछते भी हैं। तो इसके अंतर्गत वो बताया कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग है, इनकी निष्पत्ति होती है रस के द्वारा, इनके द्वारा, रस के द्वारा। तो कुछ ऐसे करके ये बात है। लेकिन देखो, भरत मुनि जो है इस नाट्यशास्त्र के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? नाट्यशास्त्र के अंतर्गत 8 स्थायी भाव बताए हैं। कितने? 8 स्थायी भाव बताए हैं। और इन 8 स्थायी भावों के 8 रस निकलते हैं।
कितने रस? 8। अब उसके बाद में 33 व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव बताए। संचारी भावों की संख्या कितनी बताई है? ये आरपीएससी 2020 में एग्जाम हुआ था, 2019 की वैकेंसी थी, 20 में एग्जाम हुआ था, 2018 की वैकेंसी थी शायद, 2020 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें पूछा गया था संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है, याद रखना कितनी है? 33। और स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 8। ये भरतमुनि ने बताए हैं नाट्य शास्त्र के अंतर्गत, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में 8 सात्विक भाव हैं। 8 कितने भाव हैं? सात्विक। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए 8 स्थायी भाव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वैसे मुख्य रूप से रस कितने हैं? रस 9 है। कितने हैं? रस 9। भरतमुनि ने 8 रस बताए हैं। 9वां रस कितने बताया है? 9वां रस है शांत। कौन सा रस है? शांत। और ये किसने बताया है? अभिनव गुप्त ने बताया है। ये भी बात आप याद रखना, किसने बताया है? ये लिख लीजिए आप सारी बातें। किसने बताया है? अभिनव गुप्त ने। ये जो 9वां रस है ये अभिनव गुप्त ने बताया है। किसने बताया है? अभिनव गुप्त ने। और 8 रस की ये 9वां रस बताया है। कौन सा? 9वां रस। 9 रस है, कुल 9 रस है, 9वां रस इसने बताया है, वो है शांत रस। और ये 8 रस नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने बताए थे। वो 8 रस कौन से हैं? उनके पहले तो भाव देख लीजिए। भाव है रति। रति का रस निकलता है श्रृंगार। फिर है हास। हास का रस निकलता है हास्य। शोक भाव है, उसका रस निकलता है करुण। उत्साह का वीर, क्रोध का रौद्र, भय का भयानक, जुगुप्सा विषम विभत्स, विषम्य अद्भुत। इस तरीके से ये 8 स्थायी भाव हैं। ये हम इनकी अलग से कोई क्लास लेंगे, उनमें हम लिखवाएंगे अच्छे से। अभी हम पेपर सोल्व कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा डिटेल से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभिनव गुप्त ने 9वां रस बताया है शांत, और उसका भाव निकलता है निर्वेद। कौन सा भाव निकलता है? निर्वेद। निर्वेद भाव निकलता है। और रस कौन सा बताया था? शांत रस। शांत रस है और भाव कौन सा है? निर्वेद। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखिए विभाव। अभिनव गुप्त ने भरतमुनि ने विभाव जो है, विभाव 2 प्रकार के बताए हैं। विभाव कितने माने हैं? 2। ये भी नेट के आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। तो आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग, उसमें स्कूल लेक्चर वाले में हो सकता है ये अब की बार पूछ लें, तो कोई जरूर नहीं है। विभाव कितने होते हैं? 2। कौन सा है? आलम्बन और उद्दीपन। कौन सा है? आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन, ये 2 भाव हैं। आलम्बन और उद्दीपन ये विभाव हैं। ये क्या है? 2 विभाव। उसके बाद में एक शब्द था अनुभाव। क्या था? अनुभाव। अनुभाव भरतमुनि ने कितने माने हैं? अनुभाव भरतमुनि ने 4 माने हैं। कितने माने हैं? 4। जिसमें है पहला है आंगिक। कैसा है? आंगिक। दूसरा है वाचिक। तीसरा है आहार्य। और चौथा है सात्विक। चौथा कौन सा माना है? सात्विक। ये 4 अनुभव माने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 अनुभव माने हैं, ये लिख लीजिए आप। तो संचारी भाव कितने बताए थे? भरतमुनि ने 33 संचारी भाव बताए थे, याद रखना। और 2 विभाव बताए थे। 8 स्थायी भाव हैं और 8 सात्विक भाव हैं। अनुभाव कितने हैं? 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये आ गया षडांग के बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये है षडांग के बारे में कि भारतीय कला के तत्वों षडांग का सही क्रम चुनिए। षडांग का सही क्रम चुनिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत अपन बात करें कि भरतमुनि जो था, भरतमुनि ने इसमें हम बात कर रहे हैं षडांग की बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे कामसूत्र की। किसकी बात करेंगे? कामसूत्र की, जो वात्स्यायन ने लिखा है। किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। इसका ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं। वात्स्यायन जो भी है, वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र। इस कामसूत्र का जय मंगला नाम से टीकाकरण किया था। जय मंगला नाम से, जब भी हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं जिसका, जय मंगला नाम से टीकाकरण किया था यशोधर पंडित ने। उसने षडांग दिया था इसके बारे में, ये मंत्र दिया था उसने। पहले उसने बोला था रूप भेद, फिर बोला था प्रमाण, फिर बोला था भाव, फिर बोला था लावण्य, फिर सादृश्य, फिर वर्णिका भंग। ये 6 अंग दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 अंग हैं भारतीय चित्रकला को समझने के।
या बनाने के बोल सकते हो आप। तो रूप भेद का मतलब होता है कि हमें रूप का भेद होना चाहिए। अब देखो ये मैंने बना दिया, अब आप बताओ ये क्या है। आप कहोगे सर ये तो ग्लास है, इसका मतलब आपको इसका रूप का भेद है। आपको मैंने ग्लास नहीं दिखाया, आपको मैंने इसका ये स्केच दिखाया, आप समझ गए कि ये ग्लास है। अब मेरे दिमाग में ये ग्लास कैसे आया, क्योंकि ये इसका रूप का मुझे भेद है। मेरे सामने ग्लास नहीं रखा हुआ है क्योंकि मेरे दिमाग में इसका फ़ोटो, मुझे इसके रूप का भेद है कि ग्लास ऐसा होता है, तो इसलिए मैं इसका चित्र बना पाया हूँ। तो इसलिए रूप का भेद होना हमें ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में अगला देखिए, अगला है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई उसका एक निश्चित अनुपात होना, मान होना प्रमाण होता है। निश्चित अनुपात साइज का पता होना क्या होता है, प्रमाण। अब देखिए इस तरीके से ये कर दिया मैंने ऐसे। अब क्या ये ग्लास सही है, ये ग्लास नहीं लग रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अब ऐसे करके ये मैं बना दिया। अभी आप इसको देख के बोलोगे कि सर ये ग्लास सा लग रहा है, क्योंकि इसका प्रमाण सही है। प्रमाण मतलब इसका साइज, प्रमाण मतलब इसका नापतोल क्या है, एकदम सही है, ये परफेक्ट है। तो इसमें प्रमाण अप्लाई है, इसमें अप्लाई ग्लास में नहीं है, क्योंकि ग्लास इतना होता है यहाँ तक, तो ये नीचे गलत है। तो इसका मतलब इसमें प्रमाण अप्लाई है। तो प्रमाण का मतलब होता है उसका मेजरमेंट। मेजरमेंट बोले तो लंबाई चौड़ाई, ये चीज़ का पता होना प्रमाण। प्रमाण के बाद में होता है भाव। भाव का मतलब होता है कोई फ़ोटो बनाते हैं तो उसमें भी इमोशन होते हैं। अब ये किसका भाव है, सैड का भाव है। इधर मैंने बनाया, ये किसका भाव है, स्माइल का। अब इसके नीचे ये मैंने दूसरा बनाया, ये कितना है, सर इन सबसे ज़्यादा हंस रहा है ये, इससे कम ये है, और ये क्या है, ये एकदम सैड है। तो इसका मतलब इनमें क्या है, भाव होता है, इनमें भी क्या होता है, भाव। तो हमें इन भाव का भी पता होना चाहिए। इसके बाद में होता है लावण्य। लावण्य का मतलब होता है लालित्य, यानी कि कोई चीज़ को बनाना। एक तो देखो सिंपल तरीके से ये लाइन खींच दी, ये इसे लाइन खींची है। अब क्या इसमें लावण्य है, अभी एक मैं लाइन खींचूँ ये, अब देखो इससे अच्छी ये लग रही क्योंकि ये एकदम सीधी है। तो जो काम सही तरीके से सटीक तरीके से किया जाएगा उसमें लावण्य होता है। तो लावण्य भी चित्रकला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बाद में आता है सादृश्य। क्या आता है, सादृश्य। सादृश्य का मतलब होता है के जैसा। जैसे राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी शैली या पहाड़ी शैली, उनमें बात करते हैं, कोई महिला की पेंटिंग आती है तो उसमें जैसे महिला की अगर उनके सौंदर्य की बात करते हैं तो बोलते हैं कि मछली के जैसी आंखें हैं। किसके जैसी आंखें हैं, ऐसे होती है ना मछली। अब इसमें से ये हटा दें मछली में से, और यहाँ पे हम बना दें ऐसे। ये बना दिया हमने, तो ये क्या है, मछली के जैसी आँख, मछली के जैसा आँख। फिर ये ऊपर आईब्रो बना दिए, भौहें, इसको बोलते हैं भौहें। तो ये किसके जैसी भौहें हैं, धनुषाकार भौहें हैं। गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठ, यानी उसके जैसा। तो हमें सादृश्य का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है वर्णिका भंग। तो रंगों के बारे में हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। चित्र बना रहे हैं तो हमें रंगों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी आदमी का रंग होता है, जैसे स्किन कलर होता है, हमें पता है कि स्किन कलर कैसा होता है। आदमी के अंदर आप हरा रंग भर देंगे, क्या वो जचेगा, क्योंकि हरा रंग आदमी में होता ही नहीं, आदमी का कभी स्किन हरे रंग की होती नहीं है, इसका मतलब वो गलत है। तो हमें वर्ण का नॉलेज होना, वर्ण यानी रंग, रंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये क्रम से दिया गया, इसमें क्रम पूछा है, तो क्रम है रूप भेदा प्रमाण। ये मंत्र है, मंत्र याद हो गया तो आपको क्रम अपने आप याद हो जाएगा। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, ऐसा ये मंत्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो फ्रेंड्स, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कला कौन सी है, वो कला है उपयोगी कला। कौन सी कला है, उपयोगी कला। काव्य का कला का मतलब होता है कविता लिखते हैं, उसका गायन करते हैं, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है उससे। फिर आती है नाट्य कला, ये मनोरंजन के लिए है, ये भी मनोरंजन के लिए है। संगीत कला, ये भी मनोरंजन के लिए है। उपयोगी कला में क्या आते हैं फ्रेंड्स, गहने। गहने हमारे भौतिक उपयोग में आते हैं, महिलाएं इसको पहनती हैं, वो मनोरंजन के लिए नहीं होती है, उनका उद्देश्य रहता है। मंगलसूत्र पहना है तो उसका भी ये गहना में आता है, तो उसका भी उद्देश्य है। ठीक है, चूड़ियाँ बनाना, तो उसका भी उद्देश्य है, चूड़ियाँ वो भी बनाने की कला होती है। तो वो कला कौन सी होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती है,
या हमारे भौतिक आवश्यकताओं में आती है वो क्या होती है, उपयोगी कला। कौन सी कला होती है, उपयोगी कला, याद रखना, समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हो जाएगा मानसोलास। कौन सा हो जाएगा, मानसोलास। मानसोलास जो ग्रंथ है ये सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। इसका एक नाम और भी लेते हैं, मानसोलास जो है, ये जो मानसोलास है इसका नाम एक और भी है जिसको बोलते हैं अभिलषितार्थ चिंतामणि। क्या बोलते हैं, ये भी आप याद रखना, अभिलषितार्थ चिंतामणि किसने लिखा है, इसका दूसरा नाम है ये अभिलषितार्थ चिंतामणि। अभिलषितार्थ चिंतामणि दूसरा नाम है किसका, मानसोलास का। मानसोलास का दूसरा नाम है। ये 12वीं सदी के अंतर्गत लिखा गया है, 1130 ईस्वी में लिखा गया है। इसका मतलब है ये 1130 ईस्वी में लिखा गया है, इसका मतलब है 12वीं सदी में लिखा गया है। कब लिखा गया है, 12वीं सदी में लिखा गया है। रचनाकार कौन है, सोमेश्वर। मानसोलास यानी कि अभिलषितार्थ चिंतामणि इसका दूसरा नाम है, 12वीं सदी में लिखा गया है, सोमेश्वर द्वारा रचित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत और भी है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। मालविका अग्निमित्र, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मालविका अग्निमित्र कालिदास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, कालिदास के द्वारा। इसके बाद में स्वपन वासवदत्ता, इसके बाद में है स्वपन वासवदत्ता। ये स्वपन वासवदत्ता किसके द्वारा लिखित है, भास द्वारा। किसके द्वारा रचित है, भास रचित। मालविका अग्निमित्र कालिदास के द्वारा रचित। इसके बाद में देखिए ये है सम्रांगण सूत्रधार। क्या है, सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार जो है राजा भोज द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, राजा भोज द्वारा। किसके द्वारा, राजा भोज के द्वारा। और ये 11वीं सदी का है। कौन सी सदी का है, 11वीं सदी का। और मानसोलास 12वीं सदी का है। तो राजा भोज द्वारा लिखित है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सम्रांगण सूत्रधार में चित्रक्रम नाम का प्रकरण है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र नाम का प्रकरण था ना, सम्रांगण सूत्रधार में कौन सा प्रकरण है, चित्रक्रम। कौन सा है, चित्रक्रम। तो याद रखना चित्रक्रम नाम का प्रकरण किसमें है, सम्रांगण सूत्रधार में, जो राजा भोज द्वारा लिखित है, राजा भोज द्वारा। इसके अंतर्गत इसमें क्या है, भूमि बंधन को, भूमि बंधन कहा गया है किसको, अंतराल को। जो स्पेस होता है ना, स्पेस, ये फोटो है, इसमें ये स्पेस है खाली पूरा, इस स्पेस को उसमें क्या कहा गया है, भूमि बंधन। किसके अंतर्गत कहा गया है, सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को क्या कहा गया है, भूमि बंधन कहा गया है, भूमि बंधन। ये बात आप याद रख लेना, आरपीएससी में बहुत बार पूछी गई है कि सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को क्या कहा गया है, अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। क्या कहा गया है, भूमि बंधन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय चित्रकला के मर्म को खालिस्तान द्वारा समझा जा सकता है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, भारतीय चित्रकला में हमने बात की थी किसकी, षडंग की। किसकी बात की थी, षडांग की बात की थी हमने। तो षडांग द्वारा समझा जा सकता है। मैंने बोला था ना कि रूप भेदा की, हमें रूप का भेद होना ज़रूरी है, तभी हम समझेंगे कि ये पेंटिंग कैसी है, ये ग्लास है। तो भारतीय चित्रकला को समझना है तो षडांग का नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। तो षडांग इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु को खालिस्तान के रूप में स्वीकारा जाता है। खालिस्तान के रूप में स्वीकारा जाता है। अब देखिए ये एक रेड कलर का बिंदु है, ये रेड कलर का बिंदु कर दिया, ये बिंदु कर दिया, ये बिंदु कर दिया। अभी मैं सीधा टैप कर रहा हूँ तो ये बिंदु बन गया। तो अब इस बिंदु को मैं क्या कर दूंगा, गति दे दूंगा, निरंतर गति दे दूंगा। ये बिंदु हो गया। अब इस बिंदु को मैं आगे चला रहा हूँ, देखो तो ये बिंदु चल रहा है आगे, ये बिंदु चल रहा है। तो इसका मतलब ये बिंदु क्या है, चलता हुआ एक रेखा का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, रेखा का। अभी देखो ध्यान से देखना दोबारा, ब्लैक कलर का मार्कर मैंने कर लिया। अभी ये बिंदु हो गया ब्लैक, देखो अब ये बिंदु चलेगा, ये बिंदु चल रहा है। तो ये बिंदु चलता हुआ क्या बना रहा है, ये बिंदु चलता हुआ क्या बना रहा है, ये बिंदु चलता हुआ रेखा बना रहा है। क्या बना रहा है, रेखा बना रहा है। ये देखो ये रेखा बन गई। तो इसका मतलब ये गति, अगर बिंदु गतिशील है तो वो क्या, किसका निर्माण करेगा, वो रेखा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, रेखा का। समझ में आ गया होगा, गतिशील बिंदु रेखा का निर्माण करता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृश्य कलाओं का सही समूह है। दृश्य कलाओं का सही समूह है। देखिए फ्रेंड्स, एक होती है श्रव्य कला। श्रव्य, कौन सी कला? श्रव्य कला। एक होती है दृश्य कला। एक होती है श्रव्य कला, एक होती है दृश्य कला। अब देखिए, दृश्य कला में कौन सी आती है? जो जिस कला को हम देख सकते हैं। श्रव्य कला में कौन सी आती है? काव्य कला। कौन सी आती है? काव्य कला। कविता को हम देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। और दृश्य कला में क्या आती है? उसको हम देख सकते हैं, जैसे चित्र, मूर्ति, वास्तु। क्या है? चित्र, मूर्ति, वास्तु। ये दृश्य कला के अंतर्गत आती है। चित्र देख सकते हैं, मूर्ति को भी देख सकते हैं, वास्तु को भी देख सकते हैं। अब संगीत बताइए, संगीत क्या है? म्यूजिक है। म्यूजिक को हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ये कौन सी कला है? श्रव्य कला है। कविता को, अभी काव्य लिखा हमने, काव्य, कविता हम सुन सकते हैं, तो क्या आ गई? कविता श्रव्य कला मानी जाएगी। तो इसमें भी कविता है, तो कविता क्या है? श्रव्य कला। बच गया कौन? ये 2 नंबर ऑप्शन, जिसमें क्या दिया गया है? चित्र, मूर्ति, वास्तु। चित्र देख सकते हैं, मूर्ति देख सकते हैं, वास्तु कला यानी कि भवन निर्माण की कला, इसको भी हम देख सकते हैं, तो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक रंग को द्वितीय रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग होता है, प्राथमिक रंग में दूसरा कोई प्राथमिक रंग मिलाएं तो वो द्वितीय रंग मिलता है। और जब प्राथमिक रंग में द्वितीय रंग मिलाएंगे तो वो कौन सा रंग मिलेगा? तृतीयक रंग मिलेगा। कौन सा रंग मिलेगा? तृतीयक रंग। फ्रेंड्स, तृतीयक रंग हमें कैसे मिलता है? प्राथमिक रंग में द्वितीयक रंग मिला करके। कैसे मिलता है? प्राथमिक रंग में द्वितीयक रंग मिलाकर हमें मिलता है, याद रखना। इसके बाद में देखिए, सीधे दो रंगों का मिश्रण है तो वो द्वितीयक रंग है। कौन सा रंग है? द्वितीयक रंग। जैसे लाल पीला, लाल प्लस में पीला, तो लाल पीला दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लाल पीला। नारंगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लाल पीले कलर को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? नारंगी बनेगा। नीले पीले को मिलाएंगे, इंग्लिश में लिखते हैं हम सीधा शॉर्ट में, नीला प्लस में येलो, ब्लू प्लस में येलो मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ग्रीन, यानी कि हरा बनेगा। उसके बाद में देखिए, ब्लू प्लस में येलो हरा बन गया। इसके बाद में आता है बैंगनी, यानी वॉयलेट या पर्पल, पर्पल कलर बनाते हैं। वॉयलेट, पर्पल या वॉयलेट कलर बनाते हैं। तो किसको मिलाएंगे हम? रेड प्लस में ब्लू। रेड प्लस में ब्लू मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पर्पल कलर बन जाएगा, पर्पल या वॉयलेट कलर बन जाएगा। अभी देखिए, इसमें एक शब्द आया है पूरक रंग, जिसको बोलते हैं विरोधी रंग। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसको सही कैसे कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर और हिंदी में बोलते हैं पूरक रंग। एक और नाम लेते हैं जिसको बोलते हैं विरोधी रंग। क्या बोलते हैं? विरोधी रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरोधी रंग। ठीक है फ्रेंड्स, विरोधी रंग बोलते हैं। विरोधी रंग, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पूरक रंग कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछते हैं इसके बारे में, पूरक रंग के बारे में, विरोधी रंग के बारे में। पूरक रंग हमने टॉपिक ले लिया। अभी हम क्या करेंगे? हम पहले इस पर वाइट कलर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये मिट गया हमारा, ठीक है। अभी हम कर देते हैं रेड कलर का मार्कर। अभी देखिए, पूरक रंग यानी कि विरोधी रंग। अभी देखो, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या है? रेड है। रेड प्लस में येलो, रेड प्लस में येलो मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? कलर बन जाएगा, एक सेकंड फ्रेंड्स, इसको अपन बैक कर देते हैं। अब इसमें हम कलर कर देते हैं ये वाला। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला कलर बनेगा। ये कलर कौन सा है? ऑरेंज कलर, यानी कि नारंगी कलर। कौन सा कलर है? नारंगी कलर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा कलर बन जाएगा? नारंगी कलर बन जाएगा। अब हम अगर ब्लू कलर है, ये वाला ब्लू कलर है, एक और भी यहाँ पे ले लेते हैं अपन ब्लू कलर। ठीक है, अभी एक कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे रेड। कहाँ पे ले लेते हैं? यहाँ पे रेड ले लेते हैं। और एक कलर यहाँ पे ले लेते हैं अपन
येलो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना। अभी ब्लू प्लस में येलो मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? ग्रीन बनेगा। ब्लू प्लस में येलो मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? हरा रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा? हरा रंग बनेगा। ब्लू प्लस में रेड मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ये वॉयलेट, जो हमने बोला था वॉयलेट यानी कि पर्पल कलर, वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग। कौन सा बनेगा? बैंगनी रंग बनेगा। देखो फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये कौन सा रंग बन गया? बैंगनी रंग बन गया। अब देखो, अभी ये पूरक रंग समझने की ट्रिक आपको समझ में आएगी अच्छे से। अब ध्यान दीजिएगा। अब देखो, मैं यहाँ पे लिखूँ लाल रंग। कौन सा लिख दिया मैंने? लाल रंग। अब मैं पूछूं, एक सेकंड, लाल को हम मार्कर हमारा कर लेते हैं रेड, रेड अच्छा दिखेगा ना। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे लाल रंग। अब मैं पूछूं कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? एक चीज़ याद रखना, ये यहाँ पे क्या है? ये सिंगल जो टोन है ये प्राइमरी कलर है। ये कौन सा है? ये द्वितीय कलर है। ये सेकेंडरी कलर है। ये प्राइमरी कलर है और ये सेकेंडरी कलर है। अगर यहाँ पे प्राइमरी कलर दिया होगा, लाल पीला नीला 3 होते हैं प्राइमरी कलर, और सेकेंडरी कलर भी कितने हैं? 3, 1 2 3, ये 3 कलर भी क्या है? सेकेंडरी कलर भी 3 होते हैं और प्राइमरी कलर भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब प्राइमरी 3 कलर के ही 3 ही सेकेंडरी कलर होते हैं। विरोधी रंग कौन से होंगे? अगर यहाँ पे लाल है, दूसरा पीला है, तीसरा नीला है, ये 3 है, ये 3 क्या है? ये 3 प्राइमरी कलर है। अगर प्राइमरी कलर का नाम देके पूछे कि इनका विरोधी रंग कौन सा है, तो वो द्वितीयक कलर में से कोई होगा। कौन से कलर में से होगा? द्वितीयक रंग में से होगा। द्वितीयक मतलब ये वाले रंग में से कोई होगा। अब देखिए कि ये होगा कैसे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कि मैं पूछूं कि लाल का विरोधी रंग कौन सा है? ऐसा द्वितीयक रंग जिसमें लाल ना मिला हो, ऐसा रंग जिसमें लाल ना मिला हो, वो लाल का विरोधी रंग होगा। तो ये दोनों रंग देखो प्राथमिक कलर मिले हैं, इसमें लाल नहीं मिला है, तो कलर कौन सा है? हरा। इसका मतलब लाल का विरोधी कौन सा है? हरा है। ध्यान दीजिएगा कि हरे रंग में लाल रंग नहीं है, क्योंकि नीला ब्लू प्लस में येलो मिल करके ग्रीन बना है। इसका मतलब हरे में लाल मिक्स नहीं है, तो लाल का विरोधी कौन सा हो गया? हरा हो गया। समझ में आया? जैसे मैं बोलूं कि पीले का विरोधी रंग कौन सा है, तो पीले का विरोधी रंग कौन सा होगा? अब इसमें देखो येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें क्या येलो है? नहीं है। इसका मतलब ब्लू प्लस में ये रेड मिलाएंगे तो कौन सा बन जाएगा? बैंगनी। तो पीले का विरोधी रंग कौन सा है? बैंगनी है, क्योंकि बैंगनी के अंदर पीला मिक्स नहीं है। ये कलर मिक्स नहीं है, इसका मतलब ये इस कलर का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, इस कलर से लड़ाई करेगा, क्योंकि इसके पास पीला है ही नहीं। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अगला देख रहे हैं हम नीला। कौन सा देख रहे हैं? नीला। अब नीले कलर पे चलते हैं कि ब्लू कलर है। अब देखिए, ग्रीन में ब्लू मिक्स है, बैंगनी में ब्लू मिक्स है, ये रहा। लेकिन जो नारंगी कलर है, ये वाला नारंगी है, इसमें रेड और येलो मिला हुआ है, इसमें ब्लू नहीं मिला हुआ। इसका मतलब ब्लू का विरोधी रंग वो होगा जिसमें ब्लू नहीं मिला हुआ। तो नारंगी में ब्लू नहीं मिला हुआ, तो नीले का विरोधी कलर कौन सा हो गया? नारंगी हो गया फ्रेंड्स। कौन सा हो गया? नारंगी। ये रंगों वाली एक अलग से क्लास लेकर के आएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे रंगों के भाव, है ना, रंगों की विशेषता, रंग कहाँ से शुरू हुए, किस तरीके से हुए, सारी बातें करेंगे। तो पूरक रंग मैंने बताने की कोशिश करी है। अभी देखो, अगर मैं पूछूं कि बैंगनी का विरोधी कलर कौन सा है, तो बैंगनी में कौन कौन से कलर हैं? रेड प्लस में ब्लू है, रेड प्लस में ब्लू है। कौन सा नहीं मिला हुआ? 3 प्राइमरी कलर होते हैं, बच गया कौन? येलो। तो बैंगनी का विरोधी कौन सा हो गया? येलो। हरे का विरोधी कौन सा है? हरे में कौन सा मिला है? ब्लू मिला है, प्लस में येलो मिला है, बच गया कौन सा? रेड बच गया। तो रेड क्या है? इसका विरोधी है। नारंगी रंग, नारंगी में कौन सा मिला है? रेड मिला है, येलो मिला है, बच गया कौन सा? ब्लू। तो नारंगी का विरोधी कौन सा है? ब्लू है। ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ हमने। समझ में आ गया? कुछ इस तरीके से ये काम करती है। ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में रियल में ये होता है, रियल में ही ये होता है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को प्यूज़ करो, बार बार देखो इस वीडियो को। ये
यहाँ तक जो आपको कलर समझना है तो यहाँ तक वाला देख लो, बाकी कलर की अलग से भी क्लास लेके आएंगे अपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया आपको पूरक कलर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है। फ्रेंड्स, काले व सफ़ेद रंग को अवर्णीय माना जाता है। क्या माना जाता है? अवर्णीय। अवर्णीय को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल कलर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कलर बोलते हैं। क्या NEU आएगा फ्रेंड्स, तो क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर का मतलब होता है अवर्णीय। इसको रंगों में नहीं गिना जाता, रंग तो गिना जाता है लेकिन इसको अवर्णीय रंग माना जाता है। क्या माना जाता है? अवर्णीय रंग माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना काले व सफ़ेद कौन सा रंग है? अवर्णीय रंग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है। एक ही रंग मतलब ये कौन सा रंग है? ये लाल रंग है। फिर लाल का रंग कौन सा ले लिया हमने? अभी लाल रंग की थीम पे चल रहे हैं तो लाल का, ये यहाँ पे रेड था, रेड का इसमें से फीका कलर ले लेते हैं। ये वाला ले लिया हमने। सॉरी फ्रेंड्स, ये फीका हमारा चल भी रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। इससे हम डार्क कलर लेते हैं। ये हमने ले लिया इससे डार्क कलर। ये रेड का डार्क ले लिया। अभी इससे भी और ज़्यादा डार्क ले लेंगे अपन, इससे भी और ज़्यादा डार्क ये ले लिया हमने। तो ये देखो, ये इससे भी ज़्यादा डार्क है। तो ये लाल कलर ही है, लेकिन ये क्या है? गहरा लाल है। ये इससे फीका लाल है, ये इससे फीका है, ये इससे फीका है। तो गहरे से फीका, ये जो रंग एक ही रंग है। रंग कौन सा है? रंग लाल है। एक ही रंग की अलग अलग क्या है? टोन है, अलग अलग टोन है, अलग अलग तान है। हल्का नीला है, गहरा लाल है, हल्का लाल है। तो ये एक ही रंग का प्रयोग करना चित्र में वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वो क्या कहलाता है? एक वर्णीय रंग योजना। क्या कहलाती है? एक वर्णीय रंग योजना। इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। याद रखना, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक और हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वर्णीय रंग योजना। क्योंकि इसमें एक ही रंग की अनेक तानों का प्रयोग किया गया है तो ये एक वर्णीय है। यानी कि लाल रंग ले लिया तो लाल रंग की ही अनेक तान है। हल्का लाल, गहरा लाल, मीडियम लाल, ऐसे लाल ही लाल प्रयोग है। अगर नीला लिया है तो हल्का नीला, गहरा नीला, ऐसे करके वो तान प्रयोग होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर सोल्व किया था पूरक रंग, अभी ये पूछ भी लिया एग्जाम में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बारे में मैं पहले ही आपको बता दूं कि आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को गलत माना है। क्योंकि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से पूरक रंग है, कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है पूछे तो हरे का नीला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये विरोधी है इसका। तो इसको रंग क्वेश्चन कैसे पूछना था कि निम्नलिखित में से पूरक रंग कौन सा है, ऐसे पूछना चाहिए था। चलो हम क्वेश्चन को माने कि निम्नलिखित में से पूरक रंग, सॉरी फ्रेंड्स, पूरक रंग है। निम्नलिखित में से पूरक रंग है, पूरक रंग है तो कौन सा है? अभी देखिए, पहले देखते हैं हरा। हरे में कौन कौन सा मिला है? हरे में नीला मिला है और प्लस में पीला मिला है। इसका मतलब नीला मिल गया हरे के अंदर, तो ये इसका विरोधी नहीं होगा। हरा प्लस में जामुनी, द्वितीय कलर का द्वितीय कलर विरोधी कभी नहीं होगा। द्वितीय कलर का द्वितीय कलर विरोधी कभी नहीं होगा। याद रखना, द्वितीय कलर का द्वितीय कलर विरोधी नहीं होगा। द्वितीय के सामने प्राथमिक लिखा हुआ मिलेगा। नीले का पीला नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक के सामने क्या रख दिया इन्होंने? प्राथमिक कलर ही रख दिया। क्योंकि ये तो तीन क्या होते हैं? प्राथमिक कलर होते हैं। नीला, पीला और नीला, पीला और लाल। नीला, पीला और लाल क्या होते हैं? प्राथमिक कलर होते हैं। तो ये नहीं होगा। द्वितीय कलर के सामने द्वितीय रख दिया, ये भी नहीं होगा। हरे में नीला मिला हुआ था, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, ये लाल है। हरा किस किस से मिलके बनता है? हरा मिलता है ब्लू प्लस में येलो से। अब इसमें देखिए, क्या लाल इसमें मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ। तो इसका मतलब ये इसका विरोधी है। तो लाल का विरोधी कौन हो गया? हरा। इस तरीके से आपको समझना है। प्राथमिक कलर का द्वितीय कलर विरोधी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है। फ्रेंड्स, 7 रंग होते हैं, उससे एक गोलाकार चक्री बनती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कलर व्हील। क्या बोलते हैं? वो होती है कलर व्हील। क्या होती है? कलर व्हील होती है। याद रखना, 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाएंगे
तो वो क्या बनता है, रंग चक्र बनता है। क्या बनता है, रंग चक्र बनता है। स्पेक्ट्रम बेंट इनटू ए सर्किल कॉल्ड, वो सर्किल क्या बन जाता है, रंग चक्र। क्या बन जाता है, रंग चक्र। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है वह कहलाती है। सोच के देखिए कि ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स है। ये क्या है, एक बॉक्स है जिसके ऊपर ये लाइनें हैं, कार्डबोर्ड की लाइनें होती है ना, दिखती है, कार्डबोर्ड वाला बॉक्स है, इसके ऊपर ये लाइनें सी होती है ना, ये लाइनें जैसी है। ये कोई वस्तु है, इसको स्पर्श करेंगे, क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे या देखेंगे। अब देखा हमने इसको, देखने के बाद में हमें चल गया पता कि ये खुरदरा है। खुरदरा क्योंकि इसके ऊपर खुरदरापन दिख रहा है हमें, तो इसकी सतह या धरातल के बारे में पता चल गया ना कि इसकी सतह कैसी है। इसकी सतह कैसी है, खुरदुरी। अब इसको स्पर्श करके देखेंगे। स्पर्श करके देखा तो हमें फील भी हुआ कि हाँ ये तो खुरदरी है। तो स्पर्श करने पर या फिर देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है या जो ज्ञान प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, वह जो अनुभूति होती है वह क्या होती है, पोत। वो टेक्सचर होता है, इसका क्या है, वो पोत है, इसका टेक्सचर है खुरदरापन, इसका टेक्सचर है खुरदरापन। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ का तना है, तना कैसे होता है, खुरदरा होता है ना तना। अब इसको देखा हमने गौर से तो ये खुरदरा है, स्पर्श करके देखा तो भी ये क्या है, खुरदरा है। तो इसका मतलब ये क्या है, पोत है, इसके अंदर पोत है। हमें पोत का पता चल गया। पोत वही होती है कि उसके धरातल का गुण कैसा है, खुरदरा गुण है। अभी सोच के देखो कोई दीवार है। अब दीवार को देखा हमने तो दीवार हमें ऐसे लग रही है कि उसमें चमक है। देखने पे क्या चला पता हमें कि वो चमक रही है, उसका मतलब उसमें चिकनापन होगा। क्या होगा, उसमें चमक है तो वो दीवार क्या होगी, चिकनी होगी, स्मूथ होगी। उसके धरातल का हमने सोचा, सतह धरातल कैसी है दीवार की, चिकनी है। कैसी है, चिकनी है। फिर हमने क्या किया, हाथ से छू के देखा, स्पर्श करके देखा तो वो चिकनी नहीं थी, वो कैसी थी, खुरदुरी थी। चिकनापन, खुरदरापन ये धरातल के क्या होते हैं, गुण होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, पोत। जो क्या होते हैं, टेक्सचर होते हैं, पोत होते हैं। धरातल का गुण क्या होता है, पोत, टेक्सचर, याद रखना। अब समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है। दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है, क्या है, बैलेंस, संतुलन। दृश्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, उसमें बैलेंस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, बैलेंस, सही बैलेंस होना जरूरी है। सोच के देखो ये पेंटिंग है। अब इसमें आपको बोला है कि आप इसमें एक पेड़ की पेंटिंग बनाओ। एक पेड़ है, उसके नीचे एक आदमी बैठा है, आप पेंटिंग बनाओ। आप क्या करोगे, इस यहाँ पे पेड़ बना दोगे ऐसे, और यहाँ पे धरती बना दी, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये आदमी बिठा दिया आपने, ये आदमी बैठा है इसके नीचे। तो ये क्या है, ये पेंटिंग एकदम सही परफेक्ट लग रही है, इसमें बैलेंस है। अभी देखो दूसरी पेंटिंग ये है, एक बच्चे ने ये पेंटिंग बनाई है, इसमें यहाँ पे क्या कर दिया, एक पेड़ कर दिया, ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया। अब एक पेंटिंग ये बनाई है, एक दूसरा बच्चा है जिसने यहाँ पे पेड़ बना दिया ऐसे करके, ये बच्चा बना दिया, ये आदमी जो भी है बैठा हुआ बना दिया, एक बच्चे ने ये बना दी। अब बताओ इसमें बैलेंस किस में है, दोनों तरफ सेम जगह छोड़ना, ऊपर जगह कितनी छोड़नी है, ये सारी चीज़ प्रोपोर्शन ध्यान में रखना, वो बैलेंस होता है। इसमें जगह कितनी ज़्यादा छोड़ दी, इसमें एक जगह इतने कोने में बना दिया, इतनी जगह खाली छोड़ दी, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। इसका मतलब इसमें क्या है, बैलेंस है। तो संतुलन है इसमें, क्या है, संतुलन, बैलेंस। तो ये दृश्य कला में भी होना ज़रूरी है, प्रदर्शन कला में भी होना ज़रूरी है। सोच के देखो, इसी प्रकार से हम सोच के देखें, इसी प्रकार से हम घटाएं कि ये सिनेमा हॉल है, ये क्या है, ये सिनेमा हॉल है, यहाँ पे ये पोडियम बना हुआ है, ये पीछे पर्दा है, यहाँ पे कलाकार है, ये एकदम डांस करे, बीच में कलाकार है, इसके आजू बाजू ये देखो, ये चार आजू बाजू कलाकार नाच रहे हैं, ये बीच में मुख्य कलाकार यहाँ पे आगे नाच रहा है, ये इस पोजीशन में नाच रहे हैं, वर्टिकल इस शेप में, समझ में आया। ये कलाकार ऐसे, ये पीछे ऐसे नाच रहे हैं, ये बीच में है यहाँ पे आगे स्टेज की कॉर्नर पे, ये वो पीछे खड़े हैं। तो ये क्या है, ये संतुलन है, एकदम क्या है, ये संतुलन है। अभी देखो ये स्टेज है, ये स्टेज है। अब इस स्टेज पे देखो, एक कलाकार तो यहाँ पे नाच रहा है और चार यहाँ पे खड़ के नाच रहे हैं, एक यहाँ पे खड़ा है, एक कहीं पे खड़ा है, ये कलाकार यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे, एक यहाँ पे नाच रहा है। क्या ये बैलेंस है, नहीं है बैलेंस।
बराबर नहीं है, एक यहाँ पे नाच रहा है, तो कोई कहीं नाच रहा है कोई कहीं नाच रहा है, तो ये प्रदर्शन कला, प्रदर्शन कर रहे हैं, नाट्य कर रहे हैं, तो अभी क्या है, गलत है, ये बैलेंस नहीं है इसमें। सही अनुपात में सही तरीके से नाचेंगे, सही तरीके से दृश्य होगा तो वही क्या होगा, सही होगा, उसमें क्या होगा, संतुलन होगा। तो संतुलन इंपॉर्टेंट है, इन कलाओं में आवश्यक तत्व है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक विपिंग, वाइप करना, वो क्या कहलाता है? स्याही को रगड़ कर पहुँचने की प्रक्रिया क्या होती है? अब ये क्या है, ये एक लिनो कट है, लिनो सीट है। लिनो कट आपको पता होगा, या फिर प्रिंट मेकिंग का पता होगा। स्क्रीन प्रिंट क्या होगा आपको पता है, स्क्रीन प्रिंट होना। तो वो चीज़ किस में आती है? वो आती है छापा चित्रण में, जिसमें स्याही लगा करके उसको पोंछा जाता है। स्याही लगा करके क्या किया जाता है, पोंछा जाता है। तो वो किस में किया जाता है? छापा चित्रण में, याद रखना, उसमें स्याही लगा करके पोंछा जाता है। वो किस में होता है? छापा चित्रण में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छापा चित्रण की एक पद्धति है, इनमें से छापा चित्रण की पद्धति कौन सी है? इंटेग्लियो। इंटेग्लियो के अंतर्गत अलग अलग प्रिंट जो टेक्निक होती है वो आती है। जैसे इंटेग्लियो के अंतर्गत, इंटेग्लियो का मतलब क्या होता है पहले तो मैं बताता हूँ कि इंटेग्लियो का मतलब क्या होता है। इंटेग्लियो का मतलब होता है ऐसा प्रिंट मेकर, ऐसी प्रिंट जिसमें जो अंदर की जो, जैसे ये खुदाई हमने कर दी इसमें, अब इसमें ये इंक भर गई है, अब ये जो रेड दिख रहा है ऐसा यहाँ पे छप जाएगा। ये क्या है? अंदर का जो पार्ट होता है वो छपना इंटेग्लियो में आता है। दूसरा होता है रिलीफ। क्या होता है? रिलीफ। रिलीफ में क्या होता है? जो उभरा हुआ पार्ट है वो छपा जाता है। इसमें ये पूरा क्या होगा? ये पूरा रेड होगा, ये पूरा क्या होगा? ये रेड। इसमें उभरा हुआ पार्ट क्या है? इसमें तो उभरा हुआ पार्ट, ये लाइनें यहाँ पे हमने छाप दी, ये उभरा हुआ पार्ट था। इसमें ये जो रेड दिख रहा है ये उभरा हुआ पार्ट है, और इसके अंदर ये देखो ये डिज़ाइन बना दिया। अभी क्या है? अभी इसका छाप लेंगे हम, ये लकड़ी का फ्रेम है, इसका छाप लेंगे। इसका छाप लेंगे तो कैसा छपेगा? ये ऐसा ही छपेगा जैसा हमें दिख रहा है, ये ऐसा ही छपेगा। ऐसा मतलब ये रेड वाला पार्ट छपेगा ऐसे का ऐसा, ये वाइट वाला नहीं छपेगा, क्योंकि उभरा हुआ पार्ट कौन सा है? ये रेड वाला है, और ये अंदर गढ़ा हुआ पार्ट है। तो इंटेग्लियो में तो जो अंदर गढ़ा हुआ पार्ट है उसमें इंक भरी जाती है। ऐसे इंक लगाया, उसको पोंछा, तो ऐसे ये जाली के अंदर इंक बैठ गई, वो तो रह जाएगी, बाकी पूंछ लेंगे। तो वो केस में होता है छापा चित्रण में। तो इसमें इंटेग्लियो क्या है? छापा चित्रण की एक पद्धति होती है, याद रखना। रिलीफ में उभरा हुआ पार्ट छपता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर, विविध पोत की सामग्री, सोच के देखो, विविध पोत यानी कि विभिन्न टेक्सचर वाली। एक तो चिकनी, देखो ये राउंड हमने ले लिया, ये क्या है? ये चिकना है। एक स्क्वायर यहाँ पे हमने लगा दिया, ये क्या है? ये ऐसे ऐसे इसमें डॉट बने हुए, ये खुरदरा है। फिर यहाँ पे एक हमने ऐसे पट्टी लगा दी, इसमें ऐसे लाइनें बनी हुई है, कुछ इसमें ऐसा टेक्सचर है। ये हमने चिपका करके क्या बना लिया? कोलाज बना लिया। इस कोलाज को बना करके, इस कोलाज पे हम क्या करेंगे? सामग्री को चिपका करके क्या बनती है? कोलाज बनता है। इसके ऊपर हम स्याही लगाएंगे, पूरे के ऊपर स्याही लगा करके इसको दबा करके कागज़ के ऊपर, स्याही लगा हुआ ये पूरा धरातल हो गया, इसको दबा करके कागज़ के ऊपर दबा करके छाप लेंगे। तो वो छाप कौन सी हो जाएगी? कोलोग्राफ। कोलाज से छाप लेना क्या है? कोलोग्राफ है। ये कोलाज बन गया, इस कोलाज से हम छापा लेंगे तो वो क्या होगा? कोलाज से छापा लेना ही क्या है? कोलोग्राफ है। याद रखना, कोलाज से छापा लेना ही क्या कहलाता है? कोलोग्राफ है। इसकी भाषा को समझना आपको ज़रूरी है, तब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे, बाकी जो बच गए क्वेश्चन, वो हम आगे और भी पार्ट इसके बनाएंगे, क्योंकि हम डिटेल से सोल्व करेंगे तो अच्छे से सारी चीज़ें समझेंगे, जानेंगे। तो आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम दोगे, अभी वैकेंसी आने वाली है 2022 के अंदर हम बात कर रहे हैं, अभी वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंसी आएगी तो ये सारे क्वेश्चन, इसमें क्या है, पिछली बार भी हमने देखा था रिपीट होते हैं क्वेश्चन, अब की बार भी होंगे। रिपीट नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, हमें नॉलेज प्राप्त करनी है, चीज़ों को समझना है। अभी मैंने कोलोग्राफ आपको समझा दिया। कोलोग्राफ क्या होता है? कोलाज के ऊपर स्याही लगा करके प्रिंट लेना ही कोलोग्राफ है। यानी कि एक प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आ गई, चीज़ समझ में आ गई, क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो बच गए वो अगले वाले में करेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक भी करो, और अपने दोस्तों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है उनको भी आप भेजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।